continue the session. First of all, very good evening to everyone. And today is our Aqua One Center, Kolkata, funded by Manage and NFDB Government of India. So today among us we have a very young fisheries professionals and along with a entrepreneur himself who will be addressing something on sutras on best fish farming models. uh, Before I introduce our speaker, I just like to tell you our speaker is just completed Bachelor of Fishery Science recently and also got admissions for Masters in Fishery Science in Hisar Agriculture University. For this, I like to congratulate Mr. Shivam Pandey for his success, and we everyone we wish you lots of success in coming days. And beside this, also Mr. Shivam is also run Incredible Fisheries, which is a basically a consultancy firm. He's dealing with many farmers in the central part of India, basically Madhya Pradesh, Chhattisgarh side. So without delay much, I will request our today honorable speaker Mr. Shivam Pandey to start the sessions and address the sessions with his understandings, whatever he learned from the field and the farmers' experience in this August gathering. Uh, Over to you, Mr. Shivam. Thank you. Thank you, sir. I'm audible, sir. Yes, yes. Please go ahead and you can talk in English and Hindi mixed together so that all the participants they should enjoy the session today. Okay, sir. Thank you, Devtanu, sir, for this opportunity. Hello, all, and good evening to all the participants who are joined. I think some of the persons are from farming, and also they are from professionals, and they are entrepreneurs and many other. So, firstly, I have welcome to all, and आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि सर ने कहा वी आर बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम मध्य प्रदेश है ना तो दैट्स व्हाई इन दिस प्रेजेंटेशन वी आर यूजिंग बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स्ड फॉर इजिली फॉर फार्मर्स एंड एज वेल एज स्टूडेंट्स तो बेसिकली जो आज का टॉपिक है हमको दिया गया देवतनु सर द्वारा जो सूत्रास फॉर फिश फार्मिंग फॉर बेटर इनकम सो व्हाट आर द सूत्रास सूत्रास मीन्स होता क्या है तो बेसिकली अगर देखें तो सूत्रास को एज अ फॉर्मूला आप सोचते हैं कि किसी भी बिजनेस या किसी भी फार्मिंग के पर्पस की जो चीजें हैं उनमें सूत्रास या फॉर्मूलास का इंपॉर्टेंस बहुत होता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं बेसिकली जो आप जानते हैं कि सूत्रास जो फॉर्मूला किसी भी पर्पस की स्टार्ट करने में बिजनेस को स्टार्ट करने में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है वेल प्लान वेल मैनेज्ड सेटअप उसका कैरिकुलम क्या करना है कब कैसे करना है किस स्टेज पे कौन सी चीजें मैनेज करनी है तो ये सब डिसाइड करती है बेटर इनकम को और बेटर इनकम किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी होती है बिकॉज एवरीवन सोच दैट दे आर इनिशिएट एनी बिजनेस फॉर इनकम एंड अदर पर्पस तो here we start the presentation तो सूत्रास ऑफ फिश फार्मिंग फॉर बेटर इनकम तो देन सबसे पहला क्वेश्चन जो है अगर आप फार्मर के पास जाते हैं या बहुत से लोग फार्मर होंगे या बहुत से लोग जो स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस को तो एज अ प्रोफेशनलिस्ट आपसे कोई पूछता है ना कि फिश फार्मिंग इज प्रॉफिटेबल बिजनेस इज देयर एनी बेनिफिट डूइंग फिशरीज बिजनेस कैन द बिजनेस ऑफ फिश फार्मिंग कुड बी अ बेटर सोर्स ऑफ इनकम ये एक जनरल क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग यहीं से होती है आप जब फील्ड पे जाते हैं या कोई भी फार्मर आपसे कंसल्ट करता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि सर क्या हम करेंगे फिश फार्मिंग के बिजनेस को तो हमें प्रॉफिट होगा या इस बिजनेस में उतरने के लिए हम जो सोच रहे हैं कि हम बेटर इनकम या ग्रोथ अच्छा सोर्स इनकम का बना पाएंगे तो क्या ये होगा तो ये जो मेन क्वेश्चंस है इनका आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ तो जो मेन क्वेश्चंस है इनका आंसर देना एज अ प्रोफेशनलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से कन्वे कर पाते हैं अपने एजुकेशन को अपना जो नॉलेज है और किस तरीके से आप फार्मर को सेटिस्फाइड कर पाते हैं अपने आंसर से तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया इस फिश फार्मिंग इज प्रॉफिटेबल बिजनेस क्या फिश फार्मिंग फायदे का सौदा फायदे का धंधा फायदे का बिजनेस है
So yes, of course, the business of fisheries is definitely a profitable business and it can become a better source of income for the farmers. तो ये हम सभी जानते हैं, जो जितने भी लोग फिशरीज बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग फिशरीज सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कि डे बाय डे जो मॉडर्न मॉडर्न सिविलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इंडिया जो है अपनी एग्रीकल्चरल कंट्री है एंड द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर. अपनी इंडिया की 60% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे और एग्रीकल्चरल सेक्टर पे. सो फिशरीज इज आल्सो बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को स्टेब्लिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फायदा या मुनाफा या प्रॉफिट जो फार्मर चाहते हैं वो उनको मिलेगा. क्यों? क्योंकि आप डे बाई डे देख रहे हैं कि जो लैंड है, लैंड वो कम होता जा रहा है, लैंड कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, रिक्वायरमेंट ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इसेंशियल प्रोटीन, तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है. बट सिविलाइजेशन के साथ बढ़ते बढ़ते और अर्बनाइजेशन जो बढ़ता जा रहा है, इससे जो लैंड एंड एग्रीकल्चर के लिए उपयोगी जमीन है वो कम होती जा रही है. तो फिशरीज इज बेटर ऑप्शन फॉर इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज एक्वाकल्चर क्रॉप. ठीक है, तो अगर फार्मर आपसे पूछता है कि हम किस तरीके से मतलब अपने बिजनेस को इसमें प्रॉफिट में ला सकते हैं, तो पहले आपको उसको स्कोप समझाना है, बिकॉज विथआउट क्लियरिंग द स्कोप वी कैन नॉट सेटिस्फाई फार्मर. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले उसको बताना जरूरी होगा कि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप किस फील्ड पे जा रहे हैं, या आपके लिए ये फील्ड क्या कर सकती है, इस फील्ड का क्या महत्व है कंट्री में जो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ दे सकती है. ठीक है, देन साइमल्टेनियसली फिशरीज इज becoming an integral part of advanced agriculture because business of fisheries not only supplies essential food but also provide good income to the farmers, and along with the India's traditional agriculture farming, fisheries are growing continuously. Fish farming has now become a choice of farmer. आप देख पा रहे हैं कि जो अपना गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो फिश फार्मिंग में कितना ज्यादा इनहांस कर रही है फार्मर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉर डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स एंड फॉर इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड फॉर एस्टेब्लिश न्यू हैचरी. आप देख पा रहे हैं कि जो अपना फिश फार्मिंग का बिजनेस है वो इतना वास्ट हो चुका है कि आप इस पे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को पा सकते हैं जो अदर सेक्टर्स में आजकल नहीं है. सो द बिजनेस ऑफ फिश फार्मिंग इज प्रॉफिटेबल and better source for farmers, better income source for farmers. ठीक है, then some data are shown. Then annual per capita consumption of fish entire population is estimated at 5 to 6 kg per capita consumption जो है. Then Lakshadweep, Andaman and Tripura are among the biggest consumer state of fishes. ठीक है, because from Lakshadweep eat 300 gram fish every day. So these are primary factor, these are primary answer for the farmer. They will start the fishery business. And if you can give the answer, ये एक मतलब नॉर्मल क्वेश्चन जो है ये फार्मर्स के दिमाग में आता है कि आप उसको एज अ प्रोफेशनलिस्ट, एज अ कंसल्टेंट आप उसको ये समझा सकते हैं कि आप इस बिजनेस को करेंगे तो आपको क्या प्रॉफिट है और इसका करियर एंड स्कोप अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है. सो हाउ वी कैन डिफाइन गुड इनकम इन फिशरीज. आप कहते तो है मतलब we are normally telling that good income, but what is the good income? Actually good income है क्या? What is the good income? मतलब आप किस इनकम को गुड इनकम मानते हैं? So एक डेफिनेशन जो है वो मैंने बनाई कि if the total cost and loss in fisheries is removed, then if the total cost मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया है और उसके बाद जो आपको थोड़ा बहुत लॉस होता है, अगर उसको हटा दिया जाए तो जो इनकम ऊपर की रिसीव होगी उसे आप इनकम कहेंगे. ठीक है, इसको आप अच्छे समझ सकते हैं कि अगर आपने फार्म स्टेब्लिश किया, अगर आपने फिश फार्मिंग का बिजनेस स्टेब्लिश किया, तो उसमें आपकी लागत 5 लाख आती है. मान के चलते हैं यू आर इन्वेस्टेड 5 लाख टू एस्टेब्लिश फिश फार्म, देन सम मनी इज वेस्टेड एट, आपका कुछ मनी लॉस में जाता है, कुछ चीजें अननेसेसरी जो है वो जाती है. उसके बाद उस टोटल कॉस्ट और लॉस को मिलाकर उसके बाद की जो इनकम है उसको हम कंसिडर करते हैं इनकम में. मतलब हेलो, सब माइक ऑफ कर लें अगर आप. तो इनकम जो है वो कहलाती है जो आपका लॉस है वो और जो आपका इनिशियल कॉस्ट है उसको हटाने के बाद. देन व्हाट इज गुड इनकम? व्हाट इज गुड इनकम? सो
from above half of the total cost, then it considered good income. अगर आपकी लागत का आधा माई चांस आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया है और 2.5 लाख 2 लाख आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये गुड इनकम है. एंड इफ हिज इनकम इज ट्वाइस और मोर देन ट्वाइस ऑफ द टोटल कॉस्ट, देन इट इज कंसिडर्ड बेटर इनकम. अगर आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका दुगना या उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपके लिए बेटर इनकम है, ये आपके लिए बेहतरीन आय है. ठीक है, तो ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है. जरूरी नहीं कि यही आप बता सकते हैं, बट ये एक समझने के लिए डेफिनेशन जो मैंने बनाई है. सो आप ये देख सकते हैं कि बेटर इनकम और गुड इनकम में क्या अंतर होता है. Fish farming is very big subject. It has equal chances of profit and loss. You all know that fish farming is very big subject to in this era. आप देख पा रहे हैं कि जो भी बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस अगर स्टेब्लिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस के बराबर चांस आपको मिलते हैं. वैसा ही फिशरीज में है. अगर आप किसी को समझाएंगे कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और लॉस के फैक्टर को आप उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, तो वो उसकी आने वाले रिस्क से अवेयर नहीं होगा. सो अगर आप किसी को भी ये समझाते हैं तो उसको जरूर बताएं कि फिशरीज में प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, दोनों के बराबर चांस है. आप सिर्फ प्रॉफिट को कंसिडर नहीं कर सकते या सिर्फ लॉस को कंसिडर नहीं कर सकते. It has a good source of income, but is necessary to fulfill the prescribed requirements. Fisheries basically very good source of income, but necessary to fulfill the prescribed requirements, which is required for better culture, better growth, and betterment of your farm. Then, what are the sutras of fish farming? Then there becomes the main topic. Main topic is sutras. So, what are the formulas or sutras for fish farming better income? So, first sutra number 1, site selection. Site selection before construction of fish farm, very important factor for considering better income. आप सभी जानते हैं कि जब तक पर्टिकुलर साइट जहां पे हम फिश फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी फुलफिलमेंट जो क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो नहीं होता है, तब तक किसी भी बिजनेस के, किसी भी पर्पस के या फिशरीज में हम ग्रोथ नहीं कर सकते हैं. तो फिशरीज सेक्टर में देखें या फिश फार्मिंग सेक्टर में देखें, तो साइट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ठीक है, द साइट शुड बी इजिली एक्सेसिबल बाय रोड और एनी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच मार्केट फॉर. अब आप देख पा रहे हैं जो साइट है, आप पहली बार बहुत से फार्मर जो आते हैं, बहुत से फार्मर्स जो स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले उनके पास लैंड होती है या उनके पास लैंड नहीं होती है, वो परचेस करना चाहते हैं. तो बेसिकली वो ये चाहते हैं कि हम किस तरीके लैंड या किस तरीके की प्लेस पे हम फिश फार्मिंग स्टार्ट करें जो उनके लिए आगे चल के बेटर सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है. तो सबसे पहली बात आपको बताऊं, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपका फार्मर बेटर ग्रोथ ले और बेटर आपसे कंसल्टेंसी ले रहा है तो आगे चल के वो ग्रोथ करे, तो आपको सबसे पहले उसकी साइट सिलेक्शन, अप्रोप्रिएट साइट सिलेक्शन में हेल्प करनी होगी. ठीक है, अब साइट कैसी होनी चाहिए? साइट आप जानते हैं कि नियरली एक्सेसिबल रोड मार्केट के आसपास होना चाहिए और एक्सेसिबिलिटी उसमें अच्छी होनी चाहिए, आप ताकि फीड, सीड, मेडिसिन एंड अदर इक्विपमेंट्स जो यूजफुल है फिशरीज में, देन यू कैन इजिली ट्रांसपोर्ट एंड material should be available nearby the site. The site should be free from pollution, industrial waste, domestic waste and other harmful activities. जो साइट आप किस फार्मिंग के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, उस पे डोमेस्टिक वेस्ट, पॉल्यूशन या एनी टाइप ऑफ हार्मफुल एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होना चाहिए और इन्वायरमेंटली कंडीशन गुड होनी चाहिए, ताकि साइट जो है आपकी बेटर ग्रोथ में और बेटर फिश फार्मिंग में हेल्प कर सके. ठीक है, और साइट सिलेक्शन, द फॉलोइंग इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल and social factors needed to be considered. So some of the factors which is important to site selection, there are soil. तो इकोलॉजिकल फैक्टर्स में देखें तो पॉन्ड और सॉइल, वाटर टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट, दीज आर इकोलॉजिकल फैक्टर्स. तो सॉइल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पॉन्ड कंस्ट्रक्शन. इफ यू आर डूइंग pond culture, then soil is much considerable because the soil quality influences the plant productivity and water quality and determines the dike construction. Properties of soil texture, soil probability and determine to the side of suitability of site. ठीक है, soil जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी पॉन्ड के लिए. अगर आप अर्दन पॉन्ड कल्चर में जा रहे हैं या आप
किसी भी तरीके का कल्चर करना चाहते हैं, इंटेंसिव हो, सुपर इंटेंसिव हो, या सेमी इंटेंसिव या एक्सटेंसिव कल्चर, तो आपके लिए सॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक नीड है जो आपको देखनी होगी। सो लोमी, क्ले लोमी और सिल्ट क्ले सॉइल आर मोस्ट सुटेबल टाइप फॉर पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जो सॉइल का सिलेक्शन है, सॉइल का सिलेक्शन डिफरेंट साइट पे अलग अलग होता है। बेसिकली मेरे प्रेजेंटेशन में आपको जितनी भी चीजें मिलेंगी, जो भी डाटा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, it belongs to freshwater aquaculture because we are living in freshwater central zone area. That's why in this presentation, factor number 1 is site selection. You all know that every farm construction needs to before construction of fish farm, before construction of hatchery, before construction of processing unit, we can consider good site for our better culture and better growth of better source of income. So site selection is most important and primary factor for any फिश फार्मिंग, मोड ऑफ फिश फार्मिंग। सो आप देख पा रहे हैं कि जो साइट सिलेक्शन है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर किस तरीके से आता है, क्योंकि अगर आप लोग साइट सिलेक्शन पर ध्यान नहीं देते हैं और डायरेक्टली आप जल्दीबाजी में किसी भी साइट को सिलेक्ट करके वहां फार्म कंस्ट्रक्शन या फिर आप बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, स्टेब्लिश कर देते हैं, तो वो आपके लिए आगे नुकसान कर सकता है। सो साइट सिलेक्शन को वी मस्ट बी कंसिडर साइट सिलेक्शन, ठीक है। तो एक नियर बाई साइट में, एक अच्छी साइट में, एक आइडियल साइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आप ये देखेंगे। अगर कई फार्मर्स जो होते हैं जिनके पास लैंड होता है, या कई फार्मर्स ऐसे होते हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, देन दे विल परचेज द लैंड। सो आफ्टर बिफोर परचेज द लैंड और बिफोर कंस्ट्रक्शन द पॉन्ड should be the selection criteria should be accessibility of road, market, and availability of feed, availability of market, availability of transportation, availability of water, availability of some important requirement which is required for fish farming and which is required for construction of pond. तो आप ये जरूर कंसीडर करेंगे कि आपकी साइट जो है वो अच्छी जगह पे हो, जहाँ पे रोड कनेक्शन हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, वाटर अवेलेबल हो, और जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी फिश फार्मिंग में लगने वाली है वो आपको इजिली मिल सके, ठीक है। और जो साइट है वो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। कोई भी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज लाइक डंपिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट और हार्मफुल एक्टिविटीज ऐसी ना हो जो आगे चल के आपके कल्चर को किसी भी तरीके की हार्म पहुंचाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको साइट सिलेक्शन के समय देखना है। अब आप देखेंगे कि साइट सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, तो साइट सिलेक्शन का क्राइटेरिया हम बेसिकली 3 पार्ट्स में देखते हैं: इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। इकोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है जो नॉर्मल चीजें, जैसे कि सॉइल, वाटर, टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट। सॉइल जो है इंपॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड। आपके पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे, अगर आप अर्बन कल्चर कर रहे हैं, एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव या इंटेंसिव कल्चर में जाते हैं, तो आपके लिए सॉइल क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपकी जो आपके पॉन्ड की है, जो आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, जो आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी इंपॉर्टेंट ग्रोथ ऑफ नेचुरल प्लैंक्टन्स, नेचुरल फूड, ये आपकी सॉइल से डायरेक्टली रिलेटेबल होंगी। तो आपको सॉइल का टेक्सचर, सॉइल की परमेबिलिटी, सॉइल की प्रोडक्टिविटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड सॉइल का जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड इंपॉर्टेंट आपकी एलिमेंट्स है उसका जरूरी है। तो आप सबसे पहले साइट सिलेक्शन में जाते हैं तो आप सॉइल का टेस्टिंग जरूर कराएं। सॉइल टेस्टिंग में आपको सारी चीजें आपकी कंसीडर होंगी कि आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, और जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके बेटर पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी है वो सब आप कर। तो सबसे पहले साइट सिलेक्शन आप करेंगे एंड देन साइट सिलेक्शन के लिए आपको सॉइल टेस्टिंग बहुत जरूरी है। इफ यू आर डूइंग अर्बन कल्चर, इफ यू आर डूइंग इंटेंसिव, एक्सटेंसिव कल्चर एंड सेमी इंटेंसिव कल्चर। तो उसके बाद देखेंगे तो सॉइल टाइप जो है, तो क्ले, लोमी, basically this soil types and this all data is depends related to the freshwater aquaculture. So आपके अगर आप डिफरेंट रीजन में है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो पैरामीटर्स हैं वो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के लिए डिपेंड्स है। तो क्ले लोमी टाइप की जो सॉइल है वो सुटेबल होती है पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के लिए। देन वाटर, तो वाटर जो है फिश फार्मिंग में, एक्वाकल्चर में जो भी है वो वाटर ही है। वाटर इज बेसिक थिंग एंड वाटर के बिना आपका कल्चर स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। तो an adequate amount of water is required to build a fish farm because water depth needs to be adjusted at regular intervals. तो आपको ये देखना है कि जो पानी
सोर्स, आपका वाटर सोर्स आपके पास है, आपके फार्म, आपकी साइट के पास जो वाटर सोर्स है वो किस तरीके का है, वहां का पानी कैसा है, आपकी फिश फार्मिंग के लिए उपयुक्त है या नहीं है। और नेचुरल वाटर बॉडीज है जैसे रिजर्वॉयर, रिवर्स, लेक्स और जो भी आपकी वाटर बॉडी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इंपॉर्टेंट वाटर पैरामीटर्स है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है, टेम्परेचर, डिजोल्व ऑक्सीजन, पीएच, अल्कलिनिटी एंड वाटर हार्डनेस, तो ये सब जो है वो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अगर आपकी साइट के पास आपको अच्छी नेचुरल वाटर बॉडीज के सोर्स मिलते हैं तो आपको डायरेक्टली उस पे फार्म कंस्ट्रक्ट करके उस वाटर का यूज करने नहीं लगना है। पहले आपको वाटर टेस्टिंग इंपॉर्टेंट ही करानी है, बिकॉज विदाउट वाटर टेस्टिंग वी कैन नॉट स्टार्ट द कल्चर, बिकॉज we don't know what is the parameters, what is the pathogenic activities, what is the harmful activities doing in water। तो आप ये देख सकते हैं कई बार क्या होता है, जैसे कि रिवर से, जैसे रिवर की वाटर बॉडी अगर नजदीक में है तो कई बार लोग फार्म कंस्ट्रक्ट करके और डायरेक्ट रिवर से पानी लेके नहरों के थ्रू आप उसमें चलाने लगते हैं, लेकिन कहीं कहीं उस रिवर में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती हैं, कोई कपड़े धोते हैं, कहीं कहीं लोग उस पे वॉशिंग चलता है, कहीं कहीं डोमेस्टिक वेस्ट डायरेक्टली उस पर डिजोल्व होता है, कहीं कहीं उस पर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो डायरेक्ट आता है। तो ये चीजें आपको कंसीडर करनी होंगी कि जिस वाटर बॉडी का वाटर आप यूज करेंगे उसकी एक्टिविटीज क्या है, वो आपके लिए उपयुक्त है कि नहीं। ठीक है, द साइट शुड बी अवे फ्रॉम द फ्लड एरिया, water should not acidic or alkaline if found to be suitable, correction to be done by applying lime or organic manure respectively। तो आपको ये कंसीडर करना है कि आपकी साइट जो है वो बाढ़ से दूर हो, बाढ़ के एरिया से दूर हो, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में आपको बाढ़ जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है, आपके कल्चर को खराब कर सकती है। तो साइट सिलेक्शन करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपका जो साइट है वो अच्छा हो और वाटर क्वालिटी मैनेज हो। फिर आते हैं टोपोग्राफी में। टोपोग्राफी एक्चुअली एक फिजिकल मीन्स की पैरामीटर्स है। तो फिजिकल मीन्स पे आप देखेंगे टोपोग्राफी जो है वो पॉन्ड कंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। अगर आपकी जो साइट है वहां पे मिट्टी, पत्थर, कंकड़, ऐसे टोपोग्राफिकल कंडीशन इज नॉट गुड, देन यू शुड नॉट एबल टू स्टार्ट योर पॉन्ड कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ये जो चीजें हैं ये आगे चल के आपको नुकसान करेंगी और आगे चल के आपके पॉन्ड कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक है, पॉन्ड कंस्ट्रक्शन का जो मेथड है उस पे भी हार्म करेंगी। तो आपको ये देखना है कि आपकी जो टोपोग्राफी है, लाइन की टोपोग्राफी है आपके साइट की, वो कैसी है। ठीक है, और कई बार इंडस्ट्रियल जोन्स जो है उनकी अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होती हैं और कई बार गैस पाइपलाइंस या पेट्रोल पाइपलाइंस होती हैं जो कि पॉन्ड के एरिया में आ जाती है। तो ये सब चीजें आगे चल के हार्म होती है। तो ये सब आपको देखना होगा, अगर आप लैंड परचेस कर रहे हैं या आपकी लैंड है तो भी आपको ये सब चीजें देखनी होंगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि अगर मिट्टी का कटाव होता है, कई बार क्या अगर वाटर बॉडी से नजदीक होती है साइट तो मिट्टी का कटाव, जब वाटर वेजिटेशन होता रहता है, तो अगर ऐसी साइट है और मिट्टी का कटाव लगातार हो रहा है तो दिस साइट इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। देन हियर कम्स बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड द स्पीशीज टू बी कल्चर, seed sources, culture type, and they need to be considered before the site selection of fish farm। So biological factors में ज्यादा कुछ नहीं है। biological factors तो आप पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के समय, पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के बाद इसको देखते हैं कि आप कौन सी सीड का स्टॉकिंग करेंगे, आप कौन से कल्चर टाइप को इंटेंसिव, एक्सटेंसिव या जो भी कल्चर आप स्टार्ट करने वाले हैं वो किस तरीके का होगा, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से फॉर्म का एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। Then here becomes social and economic factors। तो आप ये सोच रहे हैं कि जो ये चीजें हैं ये एक मतलब बस पढ़ने के लिए है या थ्योरेटिकल चीजें हैं, लेकिन ये चीजें आपको अगर आप कंसिडर करते हैं स्टार्ट करने से पहले तो आपको इसमें बेनिफिट ही मिलता है, लॉस नहीं होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो दिखाते हैं कि वहां जिस साइड पे आप सिलेक्शन कर रहे हैं, जिस साइड पे आप फिश फार्मिंग करने वाले हैं, वहां का इन्वायरमेंट, वहां का जो सिविलाइजेशन है, वहां का जो पूरा पॉपुलेशन है वो सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। कई बार जो बैकवर्ड एरियाज है वहां पे फिश फार्मिंग चलती है, लेकिन जो मॉडर्न सिविलाइज्ड एरिया है वहां पे फिश फार्मिंग लोग नहीं करते हैं। तो ये चीजें आपको साइट लेने से पहले कंसिडर करनी होंगी कि जिस एरिया में आप साइट सिलेक्ट कर रहे हैं, this environment should be support our culture, should be support our farming, should be support our agriculture practices। ठीक है, it is also important to get know the social and economic background
and the area of understand culture tradition, particularly ideas, types locally associated with the aquaculture practices. The social fabric, market, and structure service directly, indirectly linked to aquaculture sector, such as transportation, storage, and wholesale market to be considered. So, social economic factors are very important for considered as important factor for construction of fish farm and growth of pond. Then pond construction. So pond construction, if you are doing earthen culture like earthen pond, if you are going to construct, then आपका डिजाइन जो है आपको बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन करना है, क्योंकि कई बार लोग अपने मतलब लोगों से कंसल्ट किए हुए, बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह लिए हुए फार्म कंस्ट्रक्ट करते हैं। देन कई बार उस पर दिक्कत आती है, सीपेज की दिक्कत आती है, कई बार उसमें वाटर आउटलेट नहीं होता है, इनलेट नहीं होता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो डिजाइनिंग जो है वो पॉन्ड कंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। ये एक छोटा वर्ड है कि पॉन्ड कंस्ट्रक्शन एक एक्सपर्ट की सलाह से होना चाहिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक चीज है। पॉन्ड कंस्ट्रक्शन आपके फार्म को आगे कैसे ले जाना है इसके लिए, ठीक है। डाइक कंस्ट्रक्शन जो है वो डाइक कंस्ट्रक्शन वो कैसा होना चाहिए, कितनी डेप्थ होनी चाहिए, कितना साइड जो है आपको छोड़ना है, कितने साइड में आपको पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करना है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप देखेंगे कि जो समर के टाइम पे है, कई बार पॉन्ड सूखने लगते हैं। समर के टाइम पे पॉन्ड सूखते हैं क्योंकि मिट्टी की वाटर वेपोराइजेशन भी होता है, और इन मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तो उससे सीपेज भी होता रहता है। तो इन सब चीजों के लिए आपको परफेक्ट डिजाइन करना पॉन्ड का बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट आपका पॉन्ड, विदाउट गुड कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड, योर कल्चर शुड बी नॉट गुड एंड योर ग्रोथ शुड बी नॉट इंक्रीज, योर इनकम शुड बी नॉट गुड। तो इनकम से डायरेक्ट रिलेटेड है साइट सिलेक्शन और पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। Here we come सूत्र नंबर 2, फिश स्पीशीज सिलेक्शन। आप सब ये देख पा रहे हैं कि अभी जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे देखा है, तो लोग फिश फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनको ये नॉलेज नहीं होती कि हम किस स्पीशीज का सिलेक्शन करके, किस स्पीशीज को कल्चर करके ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा इनकम अर्न कर सकते हैं। दे आर साइमल्टेनियसली एकदम मतलब लगातार वही स्पीशीज का कल्चर हो रहा है जिनका ट्रेडिशन है, जिनकी मार्केट वैल्यू कम है, और लगातार अगर किसी भी एक स्पीशीज का कल्चर और किसी भी एक स्पीशीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसका मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा पंगेसियस का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के एरियाज में जब से कैटफिश मांगुर बैन हुई, उसके बाद से पंगेसियस कल्चर में 4 से 5 साल में इतना ब्लूम आ चुका है कि लोग सिर्फ और सिर्फ पंगेसियस कल्चर ही कर सके हैं। और वो चाहे किसी भी तरीके का कल्चर कर रहे हो, चाहे वो एक्सटेंसिव कर रहे हो, चाहे वो इंटेंसिव कर रहे हो, चाहे वो सुपर इंटेंसिव, चाहे वो बायोफ्लॉक कर रहे हो, चाहे वो आरएस कर रहे हो, दे शुड बी कंसिडर ओनली पंगेसियस। दे doesn't know about any other species, any other high yielding species like सिंगी पावदा and other। so पंगेसियस का कल्चर इतना ज्यादा होने के कारण आज देख पा रहे हैं कि एमपी में एक पंगेसियस का जो होलसेल रेट जा रहा है वो 80 रुपीज पर केजी के हिसाब से ही जा रहा है। तो 80 रुपीज पर केजी के हिसाब से, 80 to 90 रुपीज पर केजी के हिसाब से अगर फार्मिंग में आप इन्वेस्ट करते हैं, एक नॉर्मल एक वेल नोन डाटा है कि एक मछली को 1 किलो तक ले जाने में 60 से 70 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर वही मछली 60 से 70 रुपीज इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको सिर्फ 80 रुपीज का मार्जिन यानी 10 रुपए का पर केजी का मार्जिन दे रही है, तो वो मार्जिन आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर पंगेसियस का एग्जांपल देखें कि लगातार कल्चर, लगातार इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने की वजह से उसका मार्केट वैल्यू गिर चुका है। तो इसलिए स्पीशीज सिलेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज फिश स्पीशीज इज डिसाइड योर ग्रोथ, फिश स्पीशीज डिसाइड्स योर इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिश स्पीशीज सिलेक्शन। तो आपके बेटर ग्रोथ के लिए आपको स्पीशीज का सिलेक्शन करना होगा। तो these are some criteria for fish species selection, like type of water। ये एक बेसिक चीज है। अगर आप मरीन वाटर में है तो मरीन स्पीशीज का कल्चर करेंगे, आप ब्रैकिश वाटर में है तो ब्रैकिश वाटर स्पीशीज का कल्चर करेंगे, आप फ्रेश वाटर में है तो फ्रेश वाटर स्पीशीज का कल्चर करेंगे। देन डिमांड ऑफ स्पीशीज। सो demand of species is considered as important factor, because if you are going to culture particular species, then you should have a market survey, because आप अपने नियर बाई मार्केट में
सर्वे करें, आप देखें कि जो स्पीसीज का कल्चर आप करना चाहते हैं उसकी डिमांड मार्केट में है कि नहीं है, ठीक है। तो मार्केट सर्वे इज मस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपकी स्पीसीज की डिमांड क्या है इसको पता करना है। अगर आपके पास, आप मार्केट पे जाते हैं और आप कई तरीके की फिश देखते हैं जो आपकी कल्चर करना चाहते हैं, जो आप लगना अपने फार्म पे रखना चाहते हैं, तो उसकी डिमांड आपको पता करनी होगी, तो आपके लिए आगे चल के उसको बेचने में, सेलिंग में तकलीफ नहीं होगी। देन मार्केट वैल्यू ऑफ फिश, मार्केट वैल्यू, जैसा कि मैंने पंगेसियस का एग्जांपल दिया, मार्केट वैल्यू आपको देखना होगा कि उसका प्राइस क्या है, उसका तैयार होने में कॉस्ट क्या आ रही है, उसके बाद आपको कितना मार्जिन आ रहा है, ये आपको देखना होगा। कल्चर टेक्निक, अब आप ये देखिए, देन एक एग्जांपल, इफ यू आर डूइंग बायोफ्लॉक, इफ यू आर डूइंग आरएएस, देन व्हाई शुड यू कल्चर ओनली फंगेसियस। आप बायोफ्लॉक और आरएएस में भी अगर फंगेसियस का कल्चर कर रहे हैं तो आप बेटर इनकम का एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना आपका मैनेजमेंट कॉस्ट आ रहा है, जितना मैनेजमेंट कॉस्ट आपका बायोफ्लॉक और आरएएस में आ रहा है, जितना फीडिंग कॉस्ट आपका आ रहा है, वो किसी भी तरीके से फंगेसियस उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकती है। तो अगर आप सुपर इंटेंसिव कल्चर्स में जाते हैं लाइक आरएएस, बायोफ्लॉक एंड एक्वापोनिक्स, तो आपको देखना होगा कि आप एक सुपर इंटेंसिव कल्चर में उसी स्पीशीज का कल्चर करें जो आपको आपकी लागत के ऊपर मुनाफा दे सके। तो आप हाई वैल्यू फिश का कल्चर करें। कल्चर टेक्निक, अगर आप अर्धन पॉन्ड में कर रहे हैं, अगर आप टारपुलिन पॉन्ड्स में कर रहे हैं, देन फंगेसियस इज गुड। आप पॉलीकल्चर कर सकते हैं, आप मोनोकल्चर कर सकते हैं, कार्प कल्चर कर सकते हैं, लेकिन कल्चर टेक्निक बहुत ज्यादा डिसाइड करती है कि आप किस फिश स्पीशीज का सिलेक्शन करने वाले हैं और आप किस तरह का कल्चर करने वाले हैं। देन ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट, आपकी मछली का ग्रोथ रेट क्या है, आपकी पर्टिकुलर वाटर बॉडी में, पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में जिस स्पीशीज का आप सिलेक्शन कर रहे हैं उसका ग्रोथ अच्छा है कि नहीं है, ये प्रिस्क्राइब करना आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी है कि आपका जो ग्रोथ है, द ग्रोथ ऑफ स्पीशीज व्हिच यू आर सिलेक्टिंग फॉर योर कल्चर शुड बी गुड एंड ग्रोथ रेट जो आपका ग्रोथ रेट पीरियड है वो कम से कम हो, ठीक है। देन गुड एफसीआर, तो फीड कन्वर्जन रेशियो इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोथ ऑफ फिशेस। तो फीड कन्वर्जन रेशियो जो है वो आपको देखना होगा, आपकी फीड मैनेजमेंट, आपकी फीड कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गुड एफसीआर के। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर फिश स्पीशीज सिलेक्शन। देन हियर वी कम सूत्र नंबर 2, लो इन्वेस्टमेंट हाई अर्निंग। सबसे बड़ी बात है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट ही आपका बेटर इनकम का रास्ता है। अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और लालच में आप चाहते हैं कि हम ज्यादा इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा इनकम अर्न करें, तो कभी कभी ये उल्टी हो जाती है और ज्यादा इनकम के चक्कर में लोग उतना अर्न नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में लॉस होता है। तो लो इन्वेस्टमेंट हाई अर्निंग, तो आप ये सभी जानते हैं कि जो फिशरीज का बिजनेस है इसमें इतनी ज्यादा अननेसेसरी खर्चे की जरूरत नहीं होती है। अगर आप अर्धन कल्चर, इंटेंसिव कल्चर अर्धन में है और अगर आप एक्सटेंसिव कल्चर में है, अगर आप पॉन्ड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो प्राइमरी फैक्टर जो है, आपको कंस्ट्रक्शन के टाइम पे पैसे लगते हैं, आपको मैनेजमेंट करना है, उसका शुरुआत जो है वो आपकी बेसिकली उसमें इन्वेस्ट होता है। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि लोग विदाउट नॉलेज, विदाउट इंपॉर्टेंट नॉलेज वो कुछ भी करते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि जिस स्पीशीज का आप कल्चर कर रहे हैं क्या वो आपके लिए मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट जिस पे आप कर रहे हैं वो आपको उतना दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, तो ये सब कई ऐसे फैक्टर हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट दिखाती हैं कि आपकी अर्निंग कितनी होने वाली है, ठीक है। तो ये आप देखें कि जितना ज्यादा हो सके अपने रिसोर्सेस को यूज करके, जो रिसोर्सेस आपके पास उपलब्ध है उनका यूज करके आप यूज करके और अपनी इनकम को आगे बढ़ाइए। आप स्टार्ट कम से कम में करिए और ज्यादा से ज्यादा लागत की सोचिए। अगर आप 15 लाख इन्वेस्ट करके और 25 लाख कमाना चाहते हैं तो हो सकता है ये दांव आप पे उल्टा पड़ जाए और आप 15 लाख भी ना कमा पाए। लेकिन अगर आप छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप ज्यादा इनकम करना चाहते हैं तो वो आपको लॉस भी होगा तो भी इतनी ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो लो इन्वेस्टमेंट जो है वो अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट ना करें, अननेसेसरी चीजों पे इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। अब आते हैं फिश सीड की बात आती है, तो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे फिश सीड सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इन इंडिया देयर वाज नो एनी मैक्सिमम और मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर फिश सीड। एवरी स्टेट हैज डिफरेंट रेट ऑफ फिश सीड्स। तो आप हर स्टेट में फिश सीड की अलग अलग वैल्यू देखेंगे। तो फिश सीड का
डिसाइड नहीं है कि आप कितना उसका एक पर्टिकुलर रेट डिसाइड नहीं है, जिस वजह से सेलर जो है वो बायर जो है सेलर जो है वो किसानों को ठगता है। कई तरीके के लोग, यही मध्य प्रदेश में पंगेसिव का सीड डेट अगर आप 200 लाइन का सीड लेते हैं तो वो किसी और रेट में आता है, वेस्ट बंगाल में किसी और रेट में आता है, और किसी अदर स्टेट में अदर रेट में आता है। कई बार ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इंक्लूड होता है, बट इतना ज्यादा रेट में वेरिएबिलिटी है कि जो फार्मर समझ नहीं पाते हैं, और जो नया फार्मर स्टार्ट करना चाहता है उसे इस बारे में पता नहीं होता है और वो इस चीज में फंस जाता है। तो अगर सीड में ही आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया तो आगे चल के जो आपका प्रोडक्शन होने वाला है वो जाहिर सी बात है कि आपको कम लागत देगा, कम मुनाफा देगा। तो सीड का सिलेक्शन, सीड लेने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सप्लायर जो है वो कहाँ का है, सप्लायर क्या है, वो जो हेचरी से आप सीड ले रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, और अगर पॉसिबल हो तो आसपास के लोगों से ही सीड लीजिए जो अच्छा सीड देते हैं। तो सीड का सिलेक्शन और सीड का रेट, सीड का वैल्यू आपको देखना होगा कि अच्छा सीड कम से कम रेट में अगर आपको मिलता है तो अच्छी बात है, और आसपास के हेचरी से सीड लेने पे आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बचता है। इस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो कम कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट कम करने के चक्कर में गलत सीड ना लें, आप सीड अच्छी क्वालिटी का लें, उसको जांच परख कर ही लें और कंसल्टेंट की देख रेख में ही ये काम करें, तो आपके लिए अच्छा बेनिफिट हो सकता है। देन फिश फीड की बात करें तो इस टाइम पे आप देखेंगे कि पूरे देश पे इतनी कंपनियां हैं फिश फीड की, जो मतलब बता नहीं सकते। हर रोज आपको दो चार नई कंपनी फिश फीड की मिलेंगी, और हर फिश फीड कंपनी खुद को बेटर बताती है। लगातार ग्रोथ, लगातार जो फिशरी सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है उस पर फीड की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, फीड महंगा होता जा रहा है। और आर्टिफिशियल फीड जो कुछ जानी मानी कंपनियां हैं लाइक सीपी, एबिस, लाइक ग्लोबल एंड अदर कंपनीज, तो इनका फीड आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत ज्यादा चलता है और फार्मर्स इसको नाम से लेता है। तो आपको ये देखना होगा कि आप अगर फीड की कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, सो यू कैन कल्चर species, those also depends on primary productivity of pond and natural feed। तो आप ये देख पा रहे हैं, अगर आप कल्चर में अगर आप देखते हैं कि आपकी फिशेस जो है नेचुरल प्रोडक्शन को अच्छा मानती है, नेचुरल प्रोडक्शन पर डिपेंड हो सकती है, देन यू कैन इजिली कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ फीड। तो आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पॉन्ड का अच्छा मैनेजमेंट करके, पॉन्ड के नरिशमेंट को बढ़ा के अपने फीड की कॉस्ट कम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप आर्टिफिशियल फीडिंग करते हैं तो आप आर्टिफिशियल फीडिंग आप अपने कंसल्टेंट से, आप अपने सलाहकार से ये पूछ सकते हैं कि आप किस तरीके से फीड की कॉस्ट कम कर सकते हैं, क्योंकि फीड का वेस्टेज होता है जो वो आपके लिए लगातार जो फीड की वेस्टेज होती है, अगर आप दिन भर में आप 5 किलो फीड डालते हैं और 5 किलो फीड में आपका 1 किलो फीड भी डेली वेस्ट जाता है, तो ये 1 किलो फीड एक महीने में 30 किलो होता है, और ये 30 किलो फीड जो है वो 6-7 महीने में 1 किलो फीड वेस्ट जाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए विकास होता है जो आपकी